तो लास्ट क्लास में भी प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग ये चीज देख चुके हैं क्या, कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक मीडियम में है और ऑब्जेक्ट इज इन अनदर मीडियम, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अरे ये भर की जगह डी हो गया, ऑब्जर्वर बाय कितना डिस्टेंस, शिफ्ट क्या है, dr इंटू 1 माइनस म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट जो हम लोग देखे थे, थोड़ा मैं बढ़िया से समझाता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये कौन है भाई, ये ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाला। अब मैं क्या करता हूं, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कितना है कोई जानकारी नहीं है, लेकिन है कुछ डिस्टेंस, पास में नहीं है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच में एक ग्लास प्लेट लाके रख देता हूं। ये जो ग्लास प्लेट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, और ये दोनों कहाँ है, ये एयर में है, ये एयर में है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये थिकनेस डी है, तो बाय इंसर्टिंग द ग्लास स्लैब, by inserting the glass slab, the object appears to shift towards the observer, by शिफ्ट कितना होगा, इट इज रियल डेप्थ कितना है इस मीडियम का, d, दैट इनटू 1 माइनस क्या फॉर्मूला था, म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर हो गया म्यू 0, और ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम के थ्रू से देख रहा है, इस मीडियम के थ्रू से, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, आप याद कर लो इसको। अगर कोई ऑब्जर्वर किसी एक मीडियम के थ्रू से किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उस मीडियम का थिकनेस टी है, और ग्लास स्लैब को अगर हम इसके दोनों के बीच में इंसर्ट कर देते हैं तो लगेगा कि ये ऑब्जर्वर इसके पास आ गया। जैसे इसको डालेंगे इसको लगेगा कि पास आ गया। ही कैन नॉट सी द ग्लास इज द ट्रांसपेरेंट मीडिया, लाइट पास कर रहा है, वो देख नहीं पाएगा। तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडिया लाइट पास कर जाता है तो हम कहेंगे शिफ्ट कितना होगा, d इंटू 1 माइनस म्यू 0 बाई म्यू जी। ये मैं इसलिए बताया, सीएचएससी वालों का इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आता है, सीबीएसई वालों का आता है। कहने का मतलब है, ये मान लो कि हम कहेंगे कि यहाँ पर मैं 2 ग्लास स्लैब डाल देते, तो हम कहेंगे कि एक ग्लास स्लैब था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी 1 था, और ऐसा वाला एक दूसरा भी डाल दिए यहाँ पर, ये d1 था, ये d2 था, ये म्यू जी 1 था, ये म्यू जी 2 था। तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस इसके लिए क्या शिफ्ट हुआ, प्लस इसके लिए क्या शिफ्ट हुआ, d1 इंटू म्यू 0 बाय म्यू जी 1, दूसरा हुआ d2 इंटू 1 माइनस म्यू 0 बाय म्यू जी 2। ऐसे करके सारे का शिफ्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गई बात हमारा। क्या चीजें समझ में आया? दो ग्लास स्लैब डालने का मतलब हुआ ए नंबर ऑफ मीडियम सन दिए। चलिए हम लोग उसी के फंडामेंटल पे ही डिस्कशन कर लेते हैं, सारी चीज आपको आसान लगेगा। पहले इसको देख लो। चलिए देखते हैं आज की टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक स्लैब है, ये एक स्लैब है, और चलो मानते हैं कि ये कोई दूसरा स्लैब है। ये दोनों स्लैब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का है। चलो मानते हैं कि ये जो स्लैब है पहला वाला, ये थोड़ा सा कैसा है बताओ, ये थोड़ा सा μ1 का है, और दूसरा वाला जो है वो सपोज μ2 का है। ये μ1 है, ये μ2 है। चलो मानते हैं कि इसका थिकनेस d1 है और इसका थिकनेस d2 है, और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये कौन है, ये है ऑब्जेक्ट।
देख रहा है कौन? ढेर सारे लोग। देख रहा है ए, देख रहा है बी, देख रहा है सी और देख रहा है डी। डी है विनोद। देख रहा है विनोद। क्या आएगा? ये सबको पूछेंगे कि बताओ ये ऑब्जेक्ट का डेप्थ क्या है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। डी कहां से देख रहा है? ए से देख रहा है, ये μ0 है। ठीक है, सबको पूछेंगे। ए को पूछेंगे बताओ ऑब्जेक्ट का डेप्थ क्या है, बी को पूछेंगे, सी को पूछेंगे, डी को पूछेंगे, सबको पूछेंगे, फिर आपको पूछेंगे। ठीक है, फैक्ट नंबर 1। पहला हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा और एक स्टेप पीछे लेता हूं, यहां से शुरू करता हूं तो और बढ़िया रहेगा। आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, खाली देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। और मैं अभी अभी जो बताया उसको फिर दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी इसमें से क्वेश्चन जो आपको बताना होगा। मान लो कि ये कोई एक स्लैब है जिसका थिकनेस d1 है, और ये कोई स्लैब है जिसका थिकनेस d2 है। ये अलग अलग मटेरियल की स्लैब है, ये d2 है, ठीक है, ये d2 है, ठीक है, ये μ1 है, μ2 है, d1 d2 अलग अलग है। अगर कोई रे इसके अंदर से आता है तो देखो, मान लो कि कोई रे ए से आया, फिर ये ए से आया, फिर ये ए से आया, फिर ये ए से गया। नाउ लुक एट द रे। थोड़ा बढ़िया से देखना बेटा, सीबीएसई वालों का ऐसा क्वेश्चन आया है, इवन एंट्रेंस में भी आया है। मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि आप लोग मोबाइल में देख रहे हो तो मैं धीरे धीरे क्लास ले रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। स्लैब है तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल, है ना। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल। चलो मानते हैं कि ये आई एंगल में अंदर घुसा, यहां पर एंगल था θ1, तो यहां पर भी तो एंगल होगा θ1। यहां पर एंगल कुछ दूसरा था, कॉल इट θ2, तो यहां पर भी एंगल होगा θ2। यहां पर एंगल कुछ हुआ E, इमर्जेंट एंगल। क्या है? इमर्जेंट एंगल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा केस में सब कुछ दिया हुआ है। सपोज ये μ0 है, ये μ1 है, ये μ2 है। आप कहोगे ये पॉइंट में अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे फैक्ट 1 क्या, μ0 sin i यहां पर इज इक्वल टू μ1 sin θ1, स्नेल्स लॉ। यहां पर μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। यहां पर μ2 sin θ2 इज इक्वल टू μ0 sin e। दो चीज समझ में आया, i इज इक्वल टू e, जितने एंगल में घुसेगा उतने एंगल में निकलेगा, चाहे बीच में आप कितना ठोस स्लैब रख दो। e क्या है? इमर्जेंट एंगल। क्या है e? e इज इमर्जेंट एंगल। i क्या है? i इज इंसिडेंट एंगल। दूसरा चीज क्या समझ में आया, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन i जितना होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन θ1 उतना होता है। μ1 sin θ1 भी वही है, μ2 sin θ2 भी वही है, और ये μ0 फिर से बाहर आया है तो ये μ0 है, μ0 sin e भी वही हुआ। मतलब कोई भी रिफ्रैक्टिव, कोई भी एक मीडियम का म्यू और उस मीडियम का साइन थीटा इज ए कांस्टेंट। क्या बात समझ में आया? हो सकता है कि वो यहां पर i दे देंगे, यहां पर μ0 दे देंगे, μ1 क्या है नहीं देंगे,
थिकनेस क्या है नहीं देंगे, μ2 दे देंगे, θ2 पूछेंगे, आप कहोगे μ0 sin i इज इक्वल टू μ2 sin θ2, मतलब कोई भी मीडियम का म्यू एंड करस्पॉन्डिंग sin थीटा इज ए कांस्टेंट, इसका प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट। अब इस यहां पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन जाता है, फिगर को देखो और बताओ θ1 ज्यादा दिख रहा है कि θ2 ज्यादा दिख रहा है? θ2 थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, θ1 थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं, हमको दिख रहा है यहाँ पर θ1 इज मोर देन θ2। तो बताओ μ1 ज्यादा है कि μ2 ज्यादा है? हियर θ1 yes θ1 is less than θ2। तो मतलब ये कम एंगल कर रहा है नॉर्मल के साथ, बहुत ज्यादा बेंड हो गया है नॉर्मल की तरफ, ये कम बेंड हुआ है नॉर्मल की तरफ। जो ज्यादा बेंड होगा मतलब ज्यादा डेंसर मीडियम होगा। सो μ1 इज डेंसर, वेरी डेंसर, दिस इज ऑल्सो डेंसर बट लेस डेंसर। डेंसर मीडियम में म्यू ज्यादा होता है, तो इसका मतलब हुआ, ये एग्जांपल में आपको याद रखना है कि μ2 इज लेस देन μ1, क्योंकि μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। अगर θ1 छोटा हुआ तो sin θ1 छोटा हुआ, sin θ1 छोटा हुआ तो μ1 बड़ा हुआ, μ1 बड़ा हो गया। मैं ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड में दिखाऊं, ऐसे फिगर दिया होगा और पूछेगा बताओ इन दिस फिगर व्हाट इज मोर μ1 और μ2, तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ पर ये ज्यादा बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये कम बेंड हुआ है, तो आप कहोगे ये μ1 इज मोर देन μ2। ये हुआ फैक्ट नंबर 1। क्या मैं ये फैक्ट समझा पाया? यस सर। चलिए अब देखते हैं फैक्ट नंबर 2 में जो हम करने जा रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब की बात चल रहा है। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2 को अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसके बहाने हम एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। अब ये पहला डिस्कशन जो किया वो भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, खाली आपको उसमें से 1 मार्क पकड़ने की कोशिश करता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, देखते हैं दोनों कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। चेक इन दिस केस, चलो ए को पूछते हैं, हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट as seen by A is equal to, A को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट तेरे से कितना दूर पे है, दोनों तो सेम मीडियम में है, अलग अलग मीडियम होता तो कुछ चेंज होता, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ में कुछ चेंज आता, लेकिन दोनों तो सेम मीडियम में। क्या कहेगा ये, इट इज D2 इन मीडियम μ2। मुझे मालूम नहीं है ये जो इन मीडियम μ2 लिख रहा हूं इसको कोई भी बुक में हाईलाइट नहीं करता, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ए को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरे मीडियम में है, कितने दूर पे, μ2, हाँ तो उसका मीडियम में है तो लगेगा वही, लग भी रहा है कि इन मीडियम μ2, और ये ए को लग रहा है कि मीडियम μ2 में है। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कैसे मदद करेगा अब देखोगे। चलो बी को पूछते हैं, एज सीन बाई बी, बी को क्या लगेगा, बी तो दूसरे मीडियम में है, लेकिन बी से इसका रियल डेप्थ कितना है, D2, तो फॉर्मूला है रियल डेप्थ इनटू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम, मतलब इट इज D2 इनटू ऑब्जर्वर मीडियम क्या है μ1, ऑब्जेक्ट मीडियम μ2। ये तो बी को लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे से इतना दूर पे है, कौन सा मीडियम पे, बी को नहीं पता चल रहा है कि दूसरा मीडियम है, वो सोच रहा है मेरे ही मीडियम में है। जैसे मछली को लगता था कि चिड़िया पानी में उड़ रही है और चिड़िया को लग रहा था मछली हवा में तैर रही है, क्योंकि उसको मीडियम नहीं दिख रहा है। तो बी को क्या लगेगा कि ये मेरे से इतने दूर पे है, इन मीडियम μ1, ठीक है। सी को पूछेंगे, एज सीन बाय सी, क्या हो जाएगा, सी और डी से मीडियम में है, सी को लगेगा बी को जो लग रहा है वही प्लस ये मीडियम D1, तो सी को लगेगा इट इज D1 प्लस D2 इंटू μ1 बाय μ2 इन मीडियम μ1। सबको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरे मीडियम में है, जबकि ऑब्जेक्ट दूसरे मीडियम में है।
क्या बातें समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डी को पूछते हैं। डी फिर से दूसरा मीडियम में आ गया। एज सीन बाई डी, एज ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है तो डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग। एट द एंड विल कंक्लूड विथ ए फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखना है। एज सीन बाई डी, एज सीन बाई डी इज इक्वल टू, डी को पूछते हैं। डी थोड़ा देख रहा है कि सी से कितना दूर पे है। डी को सी को पूछते हैं, डी सी को पूछता है, बता रहे सी कितना दूर पे? बोलेगा ओ इतना दूर पे। अच्छा, तो डी जानता है कि सी है मीडियम म्यू1 में, तो डी को क्या लगेगा? इट इज रियल डेप्थ। यहां से इस मीडियम थ्रू से डेप्थ कितना हो रहा है? ये सी को जो देख रहा है वो डेप्थ है, सी को जो दिख रहा है वही है रियल डेप्थ फॉर डी। उसी को पूछ लेगा और उसको क्या दिखेगा? डी को दिखेगा इट इज सी को जो दिख रहा है, सी को जो दिख रहा है वही दिखेगा, लेकिन अपनी मीडियम की रिलेटिव वैल्यू के बाद क्या दिखेगा? इसको दिखेगा ये हो गया रियल डेप्थ फॉर डी, लेकिन वो तो देख रहा है कुछ दूसरे मीडियम से। ऑब्जर्वर मीडियम म्यू0 है और ये चीज कौन सा मीडियम में था? इट वाज इन मीडियम म्यू1, सो डी बाय ऑब्जेक्ट म्यू0 बाय म्यू1 इनटू दिस। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है? पहले बताओ, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला? म्यू0 इंटू d1 बाई म्यू1, मल्टीप्लाई करो, प्लस अंदर आया म्यू1 कट गया, d2 बाई म्यू2। बढ़िया है, बढ़िया है। अगर और भी मीडियम होते तो d3 बाई म्यू3, d4 बाई म्यू4, d5 बाई म्यू5, ऐसे करके चलता है। समझ में आया? तो ये हो गया म्यू ऑफ दी ऑब्जर्वर मीडियम इनटू अलग अलग मीडियम का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द करेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, है ना? बस जैसे समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा बस एग्जाम्पलरी क्वेश्चन दूंगा। देखो, सपोज हम कहेंगे कि यहां पर मैं आपके लिए लेता हूं एक मीडियम, दूसरा मीडियम और ये तीसरा मीडियम। सारे मीडियम का थिकनेस कुछ अलग अलग है, ये ऐसा है, ठीक है। चलो मानते हैं कि ये म्यू1 है, ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है। ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखने वाला यहाँ पे है ए। डेप्थ ऑफ ओ ए सीन बाय ए क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम मतलब म्यू1 होल इनटू बीच में कितना मीडियम है? 1 2 3। ए से देखे तो ये भी एक मीडियम हो गया, ये भी एक हो गया। ए अगर यहाँ पे होता खाली ये दोनों मीडियम को देखते, ए तो अभी एक इसको भी देख रहा है, तो ए और ओ के बीच में 3 मीडियम है। ए कहाँ है? मीडियम 1 में। अगर इससे ऊपर होता तो हम यहाँ का वैल्यू ले लेते। मान लो कि ये P है, डेप्थ ऑफ O ए सीन बाई P, तो क्या हो जाता? उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? म्यू0 होल इनटू d1 बाय म्यू1, d2 बाय म्यू2, d3 बाय म्यू3। समझ में आना? और अगर डेप्थ ऑफ O ए सीन बाई ए लिखेंगे तो ए को क्या दिखेगा? क्या आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इट इज सीन बाई ए? हाँ, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, अभी जगह नहीं हो रहा। चल भाई तू छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, जा चल छोटा हो गया। यस, डेप्थ ऑफ ओ ए सीन बाई ए, क्या आप मुझे कोई बताएगा? क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए का मीडियम क्या है? म्यू1 है, तो म्यू1। और
d1 बाई म्यू1, d2 बाई म्यू2, d3 बाई म्यू3। तो d1 में म्यू1 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ओनली d1, है ना, ये हो जाएगा d1 प्लस म्यू1 इंटू d2 बाई म्यू2, d3 बाई म्यू3 एंड सो ऑन। क्यों लिखेंगे? आपको समझ में आ रहा है? क्या ये चीज समझ में आया? तो आज की डिस्कशन में हम लोग जो चीजें निकाले उसमें से आपको क्या याद रखना है? एक तो हुआ ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं पूछेंगे आपको। और क्या याद रखना है? ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें ABC समझ में आया? खाली ये दो स्टेटमेंट याद रखना है और ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नाउ फैक्ट नंबर 3, ये सिर्फ CBSE वालों का पूछा जाता है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अलग अलग मीडियम है और उनका अलग अलग थिकनेस है और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। बताओ ये दोनों मीडियम का कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अरे ये इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये d1 है और मैं इसको थोड़ा साइज करूं, यस, ये d2 है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। अगर मैं इस दोनों मीडियम को रिप्लेस करता हूं बाय ए सिंगल मीडियम, सिंगल मीडियम मतलब ऐसा, कितना थिकनेस का? d1 प्लस d2। इसका इक्विवेलेंट म्यू क्या होगा? बस यही है क्वेश्चन, हमें पता करना है व्हाट इज इक्विवेलेंट म्यू फॉर दिस अरेंजमेंट। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। इसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इधर से भी देखेंगे और इधर से भी देखेंगे। इधर से जितना डेप्थ में दिख रहा है इधर भी उतने ही डेप्थ में दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये उसका इक्विवेलेंट है। ऊपर से देखेंगे ऑब्जेक्ट को, इसमें देखेंगे तो इसका अपरेंट डेप्थ, इक्विवेलेंट अपरेंट डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू द रियल डेप्थ, जो रियल अपरेंट डेप्थ, इधर का अपरेंट डेप्थ उधर का अपरेंट डेप्थ दोनों केस का बराबर होगा, तो हम कहेंगे दोनों बराबर है। इस केस में अपरेंट डेप्थ क्या निकलेगा भैया? इस केस में अगर हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो इसको लगेगा कि इट इज म्यू जीरो, सपोज ये है, ये म्यू जीरो है, कोई भी एक मीडियम है, इट इज म्यू जीरो ऑब्जर्वर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो मालूम नहीं है, पता करना है। दैट इनटू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ क्या? d1 प्लस d2। जबकि इस केस में इसको पूछेंगे तो क्या कहेगा? ऑब्जर्वर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2। अब ये भी निकाले, अब ये दोनों म्यू जीरो दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। आप कह सकते हो म्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, इट इज d1 प्लस d2 बाई, फॉर्मूला याद रखना, डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, फाइनल फॉर्मूला टू रिमेंबर, d1 प्लस d2 बाई d1 बाई म्यू1, d2 बाई म्यू2 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका फॉर्मूला। मतलब अगर यहाँ पर तीन मीडियम होते, म्यू3 d3 भी लगा जाता इसके साथ, तो होता d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय d1 बाई म्यू1 प्लस d2 बाई म्यू2 प्लस d3 बाई म्यू3। टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट आई से लाइक दिस। ये हो गया फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखना है आपको। क्या बातें समझ में आया? यस सर। बढ़िया, यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। Now we come for a new term that is called total internal reflection, जिसको प्यार से हम लोग TIR कहते हैं। और इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 50% चांस है कि इससे आएगा, 50% बाकी सब। ये छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है। चलो
समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझेंगे, पूछेंगे डेफिनेशन क्या है, बताएंगे हम डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, पहले हम समझने पे जा रहे हैं। सपोज ये हमारे पास कोई एक मीडियम है और इस मीडियम में मान लो कि यहां पर से कोई एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है। ये कोई एलईडी बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, इसका लाइट चारों तरफ जा रहा है। और चलो मानते हैं कि इस मीडियम का कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना है मालूम नहीं, कुछ है। अब यहां से अगर कोई लाइट निकलेगा, यहां से कोई लाइट निकलेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऊपर चले जाएगा, ऐसे। It will go like this. There will be no refraction, you know. There will be no refraction, but you remember there will be a partial reflection. ये याद रखना कि रिफ्लेक्शन तो पक्का होगा, रिफ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिफ्लेक्शन तो पक्का होगा। मान लो कि कोई लाइट यहां से आया, और जस्ट मिनट, ये क्यों व्हाइट हो गया, चलो, यहां से कोई लाइट ऐसे आया तो क्योंकि ये कोई एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, ये μ0 है जो कि लेस देन म्यू है, ग्लास से एयर में जा रहा है या फिर वाटर से एयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तब की बात करें तो ये जो लाइट निकलेगा, बाहर निकलने के बाद ये नॉर्मल से ज्यादा मुड़ जाएगा कि नॉर्मल से ज्यादा दूर जाएगा कि नॉर्मल के पास आएगा? दूर जाएगा। ये हो गया नॉर्मल। अगर ये डेविएट नहीं होता तो शायद ये कुछ ऐसे चला गया होता, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा तो कुछ ऐसे गया, ठीक है। और यहां पर भी कुछ छोटा सा एक रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन ये क्या है? ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है मतलब इट ओबेज ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर है, वो सारे रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो छोटा है और रिफ्रैक्टिंग एंगल बड़ा है, क्योंकि इट इज गोइंग टू ए रेयर मीडियम। अगर यहां से कोई लाइट ऐसे आया तो ये और ज्यादा मुड़ जाएगा और कुछ ऐसे जाएगा। देखो कितना ज्यादा मुड़ गया है, क्योंकि आई बढ़ रहा है और आर तो उससे भी ज्यादा है, आर तो उससे भी ज्यादा है, आर उससे भी ज्यादा है, आर उससे भी ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि आई अब ये है और यहाँ पर आर काफी ज्यादा है, और एक हिस्सा लाइट का वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। These are all partial reflections. ध्यान रखना, they'll ask you to draw the ray diagram. तो रिफ्लेक्शन को छोड़ दोगे, मार्क खा जाएंगे वो। अब जैसे जैसे हम आई बढ़ा रहे हैं, आर भी बढ़ रहा है। देखो, तो आई को अगर बढ़ाते जाएंगे, कौन पहले 90 डिग्री पे पहुंचेगा, आई की आर? कौन पहले 90 डिग्री पे पहुंचेगा? आई पहले पहुंचेगा 90 डिग्री की आर पहले पहुंचेगा 90 डिग्री? आर पहले। यस। देखो अब क्या हुआ, कुछ ऐसा एंगल में मैं डाला कि डालने के बाद आर क्या हो गया, आर बन गया 90 डिग्री। ये अब ये आर 90 डिग्री वाला है। थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूं ताकि आपको मैं दिखा पाऊंगा। यस। अब ये आर कैसे हुआ, 90 डिग्री हो गया। अब ये रे ऐसे गया, ये ऐसे गया, और अब भी एक पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। देयर इज ए पार्शियल रिफ्लेक्शन। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहे हैं। बढ़िया है। ये जो एंगल में लाइट इंसिडेंट करने के बाद रिफ्रैक्टिंग एंगल यहां पर क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया 90 डिग्री। ये जो एंगल इंसिडेंट एंगल है, यहां पर आर का वैल्यू हो गया है 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू ऑफ आई है, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल सी। क्या है क्रिटिकल एंगल? When a light moves from a denser to a rarer medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. At critical angle, what is the type of reflection taking place? It is partial reflection. अब अगर पता चला किसी कारण से कि मैंने ये लाइट को और एक
एंगल में डालने की कोशिश कर रहा हूं जो कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है। ऐसा सॉरी, मैं कहूं कि ये लाइट कुछ ऐसे गया, अब ये बाहर नहीं निकलेगा, पूरे के पूरे लाइट अंदर की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे। यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कोई लाइट बाहर नहीं जाएगा। दैट मींस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I is more than C, all the light is reflecting back to the same denser medium. Phenomenon is called total internal reflection. रिफ्रैक्शन चैप्टर में आता है, लेकिन R इज नॉट रिफ्रैक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन। याद रखना, TIR में R है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारा का सारा लाइट वापस आ जाएगा। समझ में आया? जब आप कोई लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले रहे हो, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आप देखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एट क्रिटिकल एंगल और बिलो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस there is partial reflection, but when incident angle is more than the critical angle there is total internal reflection. टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारा का सारा लाइट लगेगा कि सिल्वर मिरर है, ये से आ जाएगा। ठीक है, कभी अगर आपके पास स्विमिंग पूल है जहां पर पानी रेस्ट में है तो देखना चाहोगे, पानी में डूब जाना और देखना, देखोगे कि कुछ दूर तक आपको पानी के थ्रू से आसमान दिख रहा है। उससे ज्यादा दूर में देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि पानी व्हाइट दिख रहा है, मतलब आसमान नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि एक मिरर लगा है, व्हाइट है। करके देखो, अब पानी में डूब जाना, ऐसे देखना, ऊपर देखोगे आसमान, थोड़ा साइड में देखोगे आसमान, थोड़ा दूर में देखोगे तो लगेगा कि नहीं आसमान नहीं दिख रहा है उधर। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि लाइट इज नॉट गोइंग टू आसमान, इट इज कमिंग बैक टू योर मीडियम। देयर इज ए लॉ ऑफ प्रिंसिपल, देयर इज ए प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर मैं यहां से कोई लाइट को ऐसे डालता हूं, वो इधर से निकल के आ रहा है, अगर लाइट ऐसे डलेगा तो इधर से आएगा। क्या बात समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि लाइट अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे जाए, आ रहा है तो ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जितने सारे चीज डिस्कशन किए उसको वन बाय वन पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ए denser medium to rarer medium, the angle of incidence at which angle of refraction is, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब is 90 डिग्री, is called critical angle C। ऐसा स्टेटमेंट लिखने में, याद करने में कभी दिक्कत होता है तो आप लिखो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इट इज द इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। ऐसे याद रख सकते हो, शायद ये आप लोगों को याद आसान रहेगा। क्या है? द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन कौन से मीडियम, डेंसर मीडियम में कि रेयर मीडियम में, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which the angle of refraction
in rarer medium is 90 degree. Angle of incidence in the denser medium, for which the angle of incidence in the rarer medium is 90 degree. ये स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, when light moves from denser to rarer medium, ये कब होता है? Only when the light is moving from denser to rarer medium. When light moves from denser to rarer medium, if I is less than C or equal to C, partial reflection takes place. If I is less than C, you say partial reflection takes place. Point number 3, 8 I is equal to C. अब हुआ यूं है कि ये कोई एक डेंसर मीडियम है, ये कोई रेरर मीडियम है, और ये क्या हुआ यूं है कि कोई लाइट रे यहाँ से ऐसे गया, क्रिटिकल एंगल में गिरा, गिरने के बाद ऐसे गया, तो लाइट रे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो आप कहोगे म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम इनटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ द रेरर मीडियम इनटू साइन 90। साइन 90 होता है 1, आई की जगह सी डालो तो मिलेगा साइन सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ द रेरर मीडियम बाय म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम। यहां से इस फॉर्मूले से आप C का वैल्यू निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C आउट ऑफ इट। कब होता है? व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेरर मीडियम। ग्लास और एयर के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल कितना है? तो म्यू ऑफ द रेरर मीडियम हो गया एयर, म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम हो गया ग्लास। म्यू ऑफ एयर बाय म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन सी। याद रखना है आपको, ये डाटा वह डाटा आपको नहीं दिया जाएगा, इट्स स्टैंडर्ड डाटा, स्टैंडर्डाइज्ड डाटा। तो आप कहोगे याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर ग्लास एंड एयर सी कितना है? सी इज 42 डिग्री। याद रखना, ये स्टेटमेंट को याद रखना। समझ में आया? If I is equal to C, next important point, 8 I is equal to C, the principle of reversibility is not applicable। सर कैसा हुआ? ये तो हर जगह एप्लीकेबल था। इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? कहता है कि कोई रे अगर आया रास्ते में, ये बहुत सारे रिफ्लेक्शन किया और ये आया इधर से, पता चला यहाँ पर कोई एक स्लैब रखा हुआ था, अब ये पता चला ये स्लैब में घुसा, फिर इधर से ऐसे निकला, और पता चला कि यहाँ पर कोई एक मिरर रखा हुआ था, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और पता चला जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वो यहाँ पे आया, और पता चला यहाँ पे कोई एक मिरर रखा गया था जो कि नॉर्मल टू दिस रे है। वो आया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर पढ़ने के बाद जितना एंगल में गिरा है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इफ इट इज नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। तो यहाँ से ये फिर से वापस आएगा, और जब ये वापस आएगा उसी रास्ते में वापस आएगा, उसी रास्ते में वापस आते हुए ये इधर से आएगा, सोर्स के पास वापस पहुंचेगा, जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में रिवर्स करेगा। स्टेटमेंट बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है।
if a light ray undergoing several reflection and refractions through different mediums finally incidents on a reflecting surface in a direction normal to the surface, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, then the ray retraces the path, जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में वापस आता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या आप लोगों को ये स्टेटमेंट पहले से मालूम था, हाँ या ना? मालूम था? हरी, किसी को मालूम नहीं था? जेपी, जयप्रकाश, यस सर। मालूम था? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मालूम नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को लिखूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को लिखूंगा तो मुझे और एक पेज में जाना है, ये एक्स्ट्रा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें हमें 2-3 चीज देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या था कि इफ लाइट इज normally incident on a surface, then angle of incidence is कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? लाइट किसी एक सरफेस पे ऐसे गिरा तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई लाइट कोई सरफेस पे ऐसे गिरा, नॉर्मली गिरा, तो ये क्या एंगल कर रहा है नॉर्मल के साथ? 0। तो याद रखना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। CHSE वाले ध्यान से लिखना, ये क्वेश्चन तुम लोगों का आता है। इफ लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए सरफेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। ठीक है, आप लोग हाँ ना कुछ करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग जिंदा हो। इट्स ए लाइव क्लास, लग रहा है कि हाँ, तो फिर कैसे बोलते नहीं हो कुछ? हाँ, ये हो गया, आई हो गया 0। दूसरा, अब जानते हो कि आई 0 हुआ तो आर भी 0 होगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में आई इज इक्वल टू आर, रिफ्रैक्शन के केस में μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin i। sin i 0 है, sin r 0 है, r 0 है। इसका मतलब जैसे जाएगा ऐसे वापस आएगा। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल दूसरा कहता है, इफ ए लाइट रे आफ्टर several reflections and refractions gets incident on a reflecting surface, normally then reflected ray retraces the path reflected ray retraces the path। मतलब हुआ ये कि जो मैं अभी बताया, ये स्टेटमेंट को मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। ये स्टेटमेंट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, बीच में आप लोग ये चीज़ को उजेड़ दिए। क्या था वो? पॉइंट नंबर 4। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को दूसरे पेज में ले लेता हूँ, ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, वापस हम लोग बात कर रहे थे इसका। क्या बोल रहा था मैं कि सपोज ये कोई एक सोर्स है, सोर्स से कोई लाइट निकला। कैसे निकला? इट इज कमिंग आउट। सपोज हम कहेंगे ये लाइट रे यहाँ से आया कुछ ऐसा रास्ते में। ठीक है, ऐसा रास्ते में वो आया, इसको ले लेते हैं। ऐसा आया, आने के बाद पता चला कि यहाँ पर कोई एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम रखा गया था। कैसा था रिफ्लेक्टिंग मीडियम? ऐसा था। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम था
तो फिर इस रिफ्लेक्टिंग मीडियम से लाइट कैसे वापस आएगा? ऑब्वियसली जैसे गिरा है वैसे वापस आएगा। ऐसे आया, जितना एंगल में आया उतने एंगल में निकला। और क्या हुआ फिर? पता चला कि यहाँ पर कोई एक दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ऐसा वाला, ठीक है, ये ऐसा वाला था। तो फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसे आएगा। और जब वो यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ पर कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम रखा हुआ था। कैसा वाला मीडियम? ऐसा वाला मीडियम। अब ये मीडियम में जब ये लाइट रे गिरा तो ऑब्वियसली इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो ये लाइट रे कुछ टेढ़ा हो जाएगा डेंसर मीडियम में, लेकिन निकलेगा तो फिर पैरेलल टू इंसिडेंट रे। और ऐसे आने के बाद यहाँ पर किसी एक सरफेस पे कैसे गिरा? नॉर्मली गिरा। नॉर्मली गिरा मतलब ये सरफेस पे थोड़ा इसको कलरिंग कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। यस 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 यस, आपको अच्छा लगेगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये नॉर्मली गिर रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली गिरा, ठीक है। अब यहां से होगा कहानी शुरू। अब यहां से क्या करेगा? ये यहां से निकल के आएगा। कैसे? जैसे गिरा था वैसे वापस आएगा। ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इसी रास्ते में ही वापस आएगा और इसी रास्ते में ही वापस जाएगा और फाइनली आके कुछ यहाँ पे ही पहुंचेगा। देख लो भैया, जाते वक्त ये कुछ ऐसा गया था, आते वक्त ये कुछ ऐसा आ रहा है। और सोर्स के पास वापस आ रहा। कितने सारा रिफ्रैक्शन होने के बावजूद ये क्या कर रहा है? ये वापस आ रहा है। कहां पे? टू दी सोर्स। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इट रिवर्सेस द पाथ। जिस रास्ते में गया उसी रास्ते में वापस आया। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बात समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस यस सर। यस सर। बढ़िया। अब आगे बढ़ो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो कुछ अलग सा चीज बता रहा हूं। At I is equal to C, the principle of reversible is not applicable। मैं कुछ दूसरा बोलने वाला हूं। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये फेल्योर हो जाता है यहाँ पे। कैसे भाई? चलो देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है, जिस मीडियम का डिलीट कर देते हैं, दूसरा थोड़ा हल्का सा मीडियम लेते हैं। यस, ये कोई एक मीडियम है। अब मैं अगर यहां से कोई लाइट रे को मैं ड्रॉ करता हूं जो कि क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंस हो रहा था, ये लाइट रे यहां से निकला, कोई रे ऐसे गया और इंसिडेंट एंगल क्या है? I इक्वल टू सी, मतलब रे कुछ ऐसे जाने लगा, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे जाने लगा, जस्ट ए मिनट, ये अगर कुछ ऐसे जाने लगा तो आप देखोगे कि ये जो एंगल था, ये एंगल क्या था? ये तो क्रिटिकल एंगल था। I इज इक्वल टू सी, ये क्या था? क्रिटिकल एंगल। I इज इक्वल टू सी। अब रे कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक मिरर को ड्रॉ करता हूं जो कि दिखने में ऐसा है, ये है मिरर। ऑब्वियसली रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द मिरर, तो यहां से लौटेगा। तो क्या यहां से लौटेगा तो इतना दूर आने के बाद वो पानी के अंदर जाएगा? नहीं, यहां से लौटने वाली रे तो कुछ ऐसे चले जाएगा। इट विल नॉट गो बैक, पानी के सरफेस में ही चले जाएगा। अगर डूबेगा तो यहाँ पे क्यों डूबेगा, यहाँ पर क्यों नहीं डूबेगा? सो यू सी द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। क्या बात समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है रास्ते में अगर मिरर रख दोगे, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो वापस आ जाएगा। ये वापस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। बस ये बताना चाहता था। ध्यान से सुन लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 5 का। इफ I is greater than C, the entire energy reflects back to
the denser medium obeying all rules of reflection. So this is called total internal reflection. TIR 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछेंगे व्हाट इज TIR, तो ढंग से आंसर लिखना आना चाहिए आपको। कैसे? अगर कोई पूछ दिया आपको व्हाट इज TIR, तो लिखो when light moving from denser medium to rarer medium, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मीडियम से जाने से TIR होता है? इंसिडेंट इज इंसिडेंट at the boundary at an angle more than critical angle C between the surface, between the mediums. It totally reflects to denser medium and phenomenon is called कितना 12 हो गया रे 2 phenomenon is called TIR। भूलना मत, where C क्या है? sin inverse of mu for the rarer medium by mu for the denser medium। इसको भूलना मत, ये लिखोगे 1 मार्क मिलेगा। समझ में आया? हाँ, इज इट अंडरस्टूड? यस नो कुछ बोलो। Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज दोनों बोर्ड का आता है, कोई आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म में क्या होता है? इन केस ऑफ एग्जांपल, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रे डायग्राम करना चाहते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, ग्लास का बनाया हुआ है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म है, ऐसा प्रिज्म में अगर बात कुछ आया कि यहाँ पर कोई लाइट रे ऐसे गिर रहा है, थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर एक लाइट रे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये लाइट रे ऐसे गिरा, और ये व्हाइट होना चाहिए था, ये ग्लास रे, ये लाइट रे अगर ऐसे गिरा, तो आप जानते हो कि जब लाइट ऐसे गिरेगा यहाँ पर तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो फिर ये अंदर जाएगा, पूरा अंदर तक गया। जब यहाँ पर पहुंचा, चलिए सोचते हैं ये ग्लास है, ये एयर है, ग्लास इज डेंसर मीडियम।
और ग्लास एयर की केस में क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री में बताया था। अब यहां पर जो इंसिडेंट एंगल बनेगा वो इंसिडेंट एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल कर रहा है। क्या आप गेस करके बता सकते हो? यहां पर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। ये आपको समझ में आना जरूरी है। ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। मतलब अगर ये 45 डिग्री हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज मोर देन 42 डिग्री। यहाँ पे आई इज मोर देन 42, तो ये लाइट रे बाहर नहीं निकलेगा। क्या होगा? दिस लाइट रे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल में गिरा था उतनी ही एंगल में निकलेगा। मतलब ये रे और ये रे के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। मतलब ये रे और ये रे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब ये रे सीधा नीचे आने लगेगा, आके यहां से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। देयर इज नॉर्मल इंसिडेंस, ऑब्वियसली देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। यहां पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अरे गधा, तो ये यहां से निकल के आ जाएगा। समझ में आया? नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सीधे सीधे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अगर दूसरा रे ऐसे आया तो मैं अब ड्रॉ करता हूँ दूसरा रे, उसके साथ भी तो हाल कुछ ऐसे ही होगा, सेम हाल होगा। और यहाँ से कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर भी देखो, कोई रे ऐसे गया ऐसे निकला, ऐसे गया ऐसे निकला। मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हूं भैया, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से आप देखोगे तो ये वाला हेड इधर कुछ दिखेगा और टेल यहां पे दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट को आप इधर से देखोगे लेटा हुआ मिलेगा, इधर खड़ा इधर लेटा है। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? ये रे डायग्राम आपको आता है, कंप्लीट द रे डायग्राम ऐसे करके दे देना। इज इट अंडरस्टूड आदित्य? Yes, sir. अरे यार ये सुनो बोलते रहो ना, नहीं तो मेरे को लगता है कि क्या। अच्छा दूसरा, सपोज आई वांट टू रिपीट द केस। फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन केस कुछ अलग है। कैसा केस है? सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अब इंसिडेंट सरफेस हम लोग बदल देंगे। हम कहेंगे कि ये सरफेस है, ये सरफेस में लाइट गिर रहा है। सोचे तो कहेंगे कि कोई लाइट रे इस सरफेस पे ऐसे गिरा, यहां पर तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो पार करेगा इधर। हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म का। क्या बता सकते हो इस केस में यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये 45 डिग्री है, तो ये 45 है, और ये 90 डिग्री में आप ड्रॉ किए हो तो ये भी 45 है, तो ये भी 45 डिग्री हुआ। तो क्या मिला? I इज अगेन मोर देन 42। I 42 से ज्यादा हो गया भैया। I इज नाउ मोर देन 42। कहां पे? यहां पे 42 डिग्री से ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन करेगा। कैसे रिफ्लेक्शन करेगा? जितना एंगल में इंसिडेंस हुआ है, कितना एंगल में इंसिडेंस हुआ है? 45 डिग्री में। अगर इंसिडेंस हुआ है तो 45 डिग्री में निकलेगा, इसके साथ 45 डिग्री करके। मतलब दोनों रे के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इंसिडेंट रे को परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल टू दिस सरफेस होगा। क्या बात समझ में आया? ये सरफेस को पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे ये क्या एंगल में इंसिडेंस हो रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप बता दोगे। यहाँ पर ये कौन सा एंगल में इंसिडेंस हो रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 45 है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये 45 है, तो ये एंगल भी तो फिर से 45 हो गया। मतलब यहाँ पर I इज अगेन मोर देन 42 डिग्री। बढ़िया। तो फिर ये यहां से भी टोटल रिफ्लेक्शन करेगा, यहां से भी TIR करेगा।
ऐसे निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ऐसे निकल के आ जाएगा। द रे विल कम आउट लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? कोई रे अगर ऐसे आया, रे अगर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे निकला, कहने का मतलब है अगर कोई दूसरा रे कुछ ऐसे आएगा तो फिर ये यहां से ऐसे आएगा, फिर ये यहां से कुछ ऐसे निकलेगा और ऐसे जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, तो ये हेड कहां पे दिखेगा? यहां पे दिखेगा। टेल कहां पे दिखेगा? यहां पे दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट इधर ही दिखेगा। तो ऐसा कोई मिरर की कौन से फेस में आप अपना फोटो देख सकते हो? उल्टा हुआ, ये वाला फेस में, ये फेस में खड़े होगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई लाइट रे आपके पास वापस नहीं आ रहा है। आप इधर खड़े होगे तो इधर वाला देख सकता है, लेकिन ये खुद का नहीं देख सकता। लेकिन ये आदमी अगर खड़ा है तो अपना फेस को उल्टा तरीके से देख सकता है। ऑन दिस स्लैंट फेस यू कैन सी द इमेज। लगेगा कि मिरर है। क्वेश्चन क्या आएगा? पहला हुआ एक रे दे देंगे, ड्रॉ दी रे डायग्राम। दूसरा हुआ ऑब्जेक्ट रख देंगे, ड्रॉ दी ऑब्जेक्ट। तीसरा हुआ इन दिस केस हाउ मेनी TIRs टेक प्लेस फॉर द रे। एक ठो रे दिया रहेगा, कितना ठो TIR हुआ? एक ठो हुआ। इन दिस केस इधर से एक ठो रे दिया रहेगा, कितना ठो TIR हुआ? दो ठो हुआ। यहां पर क्या बात समझ में आया? यस सर। क्योंकि आपका अब असेशन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन CBSE वालों का आया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सपोज आपका यहां पर कोई एक आदमी खड़ा है किसी घर के बालकनी में। हमको दूसरों के घर में ताक झांक करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हम खड़े हैं यहाँ, हम यहाँ पर खड़े हैं तो देख नहीं सकते बालकनी में क्या चल रहा है। तो आपको एक गलत ट्रिक बताता हूँ कैसे कोई चीज को यहाँ पर देख पाओगे। चढ़ के देखोगे तो आपको देख लेगा तो गाली करेगा, क्यों देख रहा है? तो आप क्या करोगे? यू विल डू इट लाइक दिस। यू विल मेक यूज ऑफ ए डिवाइस लाइक दिस। सर ये पाइप से हम देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। ये पाइप से कैसे देखेंगे सर? ये पाइप से तुम इसको देख सकते हो क्या? देख सकते हो, अगर दिमाग लगाओगे तो। क्या करना है? या तो आप मिरर यूज करो और लिखो कि मैं यहां पर एक मिरर ऐसे लगा दूंगा, फिर यहां पे एक मिरर ऐसे लगा दूंगा। मिरर लगा के करेंगे तो यहां से इसकी थोबड़े से जो नजर आएगा वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा और आपके पास पहुंचेगा। आप भी खुश, उसको भी मालूम नहीं। क्या बात समझ में आया? मान लो कि आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हो, टिकट नहीं लिए हो, बाउंड्री के बाहर से क्रिकेट मैच देख सकते हो। क्या बात समझ में आया? विद द हेल्प ऑफ मिरर्स। लेकिन हम तो अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन कहां पढ़ रहे हैं? चलो मिरर नहीं यूज करके अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? मिरर यूज नहीं करना है, कुछ दूसरा यूज करना है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ऐसे करता हूं। आजकल कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, थोड़ा जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरा काम है कि आपको थोड़ा एक्सपोजर दूं। ये मिरर नहीं यूज करना है, कुछ दूसरा यूज करना है। ठीक है, ले आओ यहाँ पे। मैं अब इसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं यूजिंग दिस अरेंजमेंट। अब मिरर अलाउड नहीं है तो भगाओ मिरर को भगा। चल तू भी चल। यूजिंग प्रिज्म्स मैं कुछ अरेंजमेंट करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा रे ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए। तो सोचो तो ये वाला मिरर में क्या हो रहा था? जो रे ऐसे आ रहा था वो ऐसे जा रहा था, है ना? ये वाला प्रिज्म में तो हम इसको यहाँ पर ऐसा एक प्रिज्म रख लेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। और यहां से आता हुआ रे ऐसे घुसेगा, ऐसे निकलेगा, फिर ये रे को किधर भगाना है? इधर भगाना है। तो हम कुछ ऐसा वाला प्रिज्म रख देंगे, ये रे ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा और आप भी खुश। समझ में आया क्या?
वो दे देंगे, कोई बता देंगे टीआई के बारे में, नीचे बोलेंगे ये दोनों पोजीशन में, पोजीशन 1 में कैसा वाला प्रीजिम रखोगे, पोजीशन 2 में कैसा वाला प्रीजिम रखोगे, 2-4 प्रीजिम का फिगर दे देंगे। अब बोलोगे यहाँ पर ऐसे वाला प्रीजिम रखेंगे, यहाँ पर ऐसे वाला प्रीजिम रखेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, लेकिन करना मत, ये अच्छी बात नहीं। समझ गए हो? ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो फिजिक्स सारी अच्छी चीजें भी बताता है और सारी बुरी चीजें भी। यस, क्या बात समझ में आया? ओके, अब मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। अगर टीआईआर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट लाइकली दिस विल कम। थोड़ा मदद करो मेरे को, मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है? आई विल शेयर यू सम सेट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। आज ही शेयर कर दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, जो नहीं होगा अगले क्लास पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन ये है कि कोई एक स्विमिंग पूल में, कोई एक वाटर टैंक में, क्वेश्चन कुछ भी है, ऐसा है, ये कोई एक टैंक ऑफ वाटर है, थोड़ा बढ़ा के देते हैं, कहाँ पैसा लग रहा है, फ्री तो है, जितना बड़ा करो उतना ही चार्ज है। यस, ये कोई एक टैंक ऑफ वाटर में हुआ यूं है कि पानी है कुछ हाइट तक, मान लेते हैं कि यहां तक पानी अवेलेबल है, यहां तक। यहां पर कोई एक मान लेते हैं कि कोई एक लाइट ग्लो कर रहा है, इतना नीचे क्यों करें, यहां पर भी कर सकते हैं। यहां पे कोई एक लाइट बल्ब ग्लो कर रहा है, एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है, और इस लाइट से निकलता हुआ लाइट ऊपर बाहर आ रहा है, छत पे गिर रहा है। क्वेश्चन ये है कि कम से कम कितना एरिया हम ढक देंगे कि लाइट बाहर नहीं आएगा। What minimum area at the level of water must be covered so that no light comes out? और बोलेंगे कि तालाब में मछली है, कहाँ है मछली? से दी मछली इज एट ए डेप्थ एच डेप्थ में, ये एच डेप्थ में है, ये पानी है। बोल रहा है कि मछली पानी में होते हुए आसमान को देख रहा है, कितना एरिया हम कवर कर देंगे कि ये मछली आसमान को देख नहीं पाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या है, ये मछली का आंख है, चलो ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन दोनों बराबर है, कितना एरिया कवर कर देंगे, बाहर नहीं दिख पाएगा। फाइंड इन फिगर शोन, इन फिगर शोन, गंदा हो गया, थोड़ा बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, थोड़ा ध्यान से देखना। इन फिगर शोन फाइंड व्हाट मिनिमम एरिया एट सरफेस ऑफ वाटर मस्ट बी कवर्ड, कवर कर देंगे। What minimum area at the surface of water must be covered such that the fish cannot see the sky or no light comes out of the water। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अरे तू कहाँ है? चल देखो भाई, ये जो मछली है इसके पास मान लो कि ये लाइट है, जो भी लाइट अगर यहां से निकलेगा तो ऐसे जाएगा, सही है? लाइट यहां से निकलेगा तो ऐसे जाएगा, और इधर से आएगा तो भी उसकी आंखों में पहुंचेगा। बात देखिए, लाइट विल रीच इट्स आई। अगर लाइट यहां से निकलेगा तो फिर ये कुछ ऐसे जाएगा, मतलब इधर से भी देख सकता है, लाइट ऐसे जा रहा है तो इधर से लाइट आएगा तो उसकी आंखों में पहुंचेगा, इधर से भी देख सकता है। लेकिन अगर लाइट ऐसे गया तो,
उसके बाद अगर लाइट ऐसा हो गया तो यस ही कैन नॉट सी, लाइट तो आसमान में जा नहीं रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। और अगर लाइट इधर गया तो, और जाने के बाद लाइट कुछ ऐसा हो गया तो तब भी लाइट बाहर नहीं जाएगा, आसमान की लाइट उसके पास नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन ऐसा होता कब है? होता तब है when this angle is critical angle, है कि नहीं? इसका मतलब हुआ ये जोन की अंदर से जाता हुआ सारा लाइट वो देख सकता है, इससे बाहर कोई लाइट को, वो आसमान को देख नहीं पाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्किल यू हैव टू सी। इसका एरिया क्या होगा? अब इसका एरिया तो कोई भी बता सकता है, प्रोवाइडेड हम इसके रेडियस जानते हैं। अगर मैं इसका रेडियस जानता हूं तो मैं बता सकता हूं कि इसका एरिया क्या होगा। हमें पता करना है कि आर क्या है, ये मिल जाएगा, काम बन जाएगा। और हमें मालूम है कि ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है, और ये क्रिटिकल एंगल है तो ये क्रिटिकल एंगल है, ये सारी चीज हमें मालूम है। आर पता करना है ना? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको बढ़िया से फिगर को ड्रॉ करना है और लिखना है कि एज शोन इन फिगर, क्योंकि वो क्वेश्चन में हरदम ऐसे लिख देता है तो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते? एज शोन इन फिगर, तो आप कहोगे क्या, व्हाट इज tan c? tan c इज h by r, ये h है ये r नहीं, r by h, राइट? इट इज r by h। और व्हाट इज r? इट इज h tan c। लेकिन tan c कहाँ मालूम है? c मालूम है, वो भी बहुत टेढ़ा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू ऑफ द रेयर मीडियम बाय म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर एयर मीडियम तो रेयर मीडियम तो एयर है जिसका म्यू 1 है, तो भूल भी गए होगे तो लिख सकते हो, वी नो दैट sin c is equal to mu of the rarer medium by mu of the denser medium। mu of the rarer medium हो गया 1, denser medium का mu w। मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करता हूं, इस एंगल को c कहता हूं, sin c is p by h, ये है 1, ये है mu w, तो ये क्या हो गया? mu w का स्क्वायर -1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो tan c कितना हो गया? p by v, इट इज 1 बाय रूट ओवर ऑफ mu w का स्क्वायर -1, जबकि tan c का वैल्यू क्या था? इट वाज r by h। सो r by h इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग। तो फिर r क्या बन गया? इट इज h बाय दिस एंटायर थिंग। तो एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई h स्क्वायर बाय म्यू w का स्क्वायर -1, नीचे का रूट ओवर निकल जाएगा क्योंकि आप स्क्वायर निकाल रहे हो। You can consider this as to be a very important question, b to the power infinite important। 3 बोर्ड, CHSE बोर्ड, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड में से किसी एक बोर्ड में तो पक्का हो सकता है कि तीनों में। क्या ये समझ में आया? Yes sir। बढ़िया। I'll take 2-3 minutes more to finish। Have patience। कर रहा है 2-3 मिनट्स बोल रहा हूँ। पेशेंस लेवल, जिनका पेशेंस गया उनका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वॉइस तेरा लेवल चेक कर लेंगे। सॉरी सर, चलेगा सर, चलेगा। और ये बात बोल रहा था गोलक, रिकॉर्ड हो गया, चलो। क्यों 2-3 मिनट बोल रहा हूँ? हाँ, तो मैं अभी तुरंत इसके बाद वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जिनको चाहिए, इफ दे आर फीलिंग, मैं 2-3 मिनट चाहिए, जा सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं मजाक कर रहा था। एनीवे, नाउ एग्जांपल्स ऑफ टीआईआर। बस ये पूछेंगे, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टीआईआर। एक हुआ फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज आप जानते हो, गर्मी के दिन में दूर पे पानी होता हुआ एहसास लगता है, पास जाके देखो तो पानी नहीं है। ये टीआईआर का कारण है। कैसे कारण है समझा देंगे, सारा चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझाने के बाद अगर नोट्स लिख सकते हो तो लिख दो। सीएचएसई वालों का नहीं आता, सीबीएसई वाले नोट्स लिख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसी एक आदमी का जो किसी एक गर्मी के दिन पे किसी एक डेजर्ट लैंड में कहीं खड़ा है। ये आदमी है, बड़ा आदमी है, ऐसा खड़ा है और ये देख रहा है कि यहाँ पर कोई एक, मान लो कि कोई एक खंबा है। ये लाइट पोस्ट है। लाइट पोस्ट दिन में क्या है, कोई खंबा है, पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, चलो कोई एक चीज है, ऐसे रखा है। अब गर्मी के दिन में क्या होता है कि यूजुअली हम देखेंगे, अगर यूजुअली हम देखेंगे नॉर्मल डे में, जैसे अभी विंटर है, तो आप देखोगे कि एयर ठंडा है। ठंडा होने से एक्सपांशन कम होता है, गर्म होने से ज़्यादा एक्सपांड होता है। एक्सपांड होते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, और ठंडा होता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, तो एयर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाने से वेट पर ज़्यादा होता है, तो ये ठंडा रहता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ठंडे के दिन में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में क्या होता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता ही रहता है, ये अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। किसी गर्मी के दिन में आप किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम इज एक्सपोज्ड टू ओपन सन, रूम में बैठे हो, ठीक है, संभाल लोगे। लेकिन उसी रूम में वॉल के पास बैठ के देखो तो ज़्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि वॉल गर्म हो गया है। तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड के आसपास की एयर ज़्यादा गर्म हो गए हैं। ज़्यादा गर्म हो गए मतलब ये एक्सपांड कर गए हैं, मॉलिक्यूल्स आर अवे, मतलब ये रेयर मीडियम बन गया है। अब एयर पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण जो लाइट रह जाएगा टकराएगा नहीं, तो ये रेयर मीडियम है। मैं अगर इस मीडियम के बीच में ये जो आपका लेयर है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे कुछ लाइंस खींच रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ गर्मी के दिन में, ओनली इन केस ऑफ हॉट समर डे। बाकी दिन में ये नहीं होता है। आप अगर हॉट समर डे में कहीं जा रहे होगे बाइक में, तो आपको मिलेगा रास्ते में दूर पे कहीं पानी जैसे कुछ चीजें दिखने लगेगा, ठीक है ना। ये होता है ओनली इन केस ऑफ हॉट समर डे। विंटर में ऐसा नहीं होता है। हॉट समर डे में यहाँ पर म्यू कम होता है, यहाँ पर म्यू इज लेस। कहां, क्लोज टू दी ग्राउंड। और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर घटेगा, तो म्यू इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे म्यू इज मोर, ये म्यू1 है, ये म्यू2 इज मोर देन म्यू1। और ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाता है, दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर एक्सपांड कर जाता है। तो फिर अगेन म्यू3 इज लेस देन म्यू2। मतलब होता यह है कि जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हो भैया, म्यू का वैल्यू पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, ध्यान रखना। इन ए हॉट समर डे, हॉट समर डे, इन ए हॉट समर डे आप देखोगे कि जैसे आप ग्राउंड से ऊपर जाओगे पहले म्यू बढ़ेगा फिर घटेगा। ये हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर घटने लगता है। यहाँ का रीजन क्या है, T इज मोर। यहाँ पर रीजन क्या है, T1 इज मोर। और थोड़ा मैं फिगर को इधर लाऊं ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। यस, अब मिराज दिखाने वाला हूं। पहले वाला क्या हुआ, यहाँ पर नीचे बिकॉज टेम्परेचर इज मोर, और यहाँ पर टेम्परेचर इज लेस। यहाँ पर क्यों ज्यादा है, क्योंकि ग्राउंड के पास है, ये ग्राउंड के पास है।
और यहां पर म्यू फिर से कम हो गया बिकॉज प्रेशर इज लेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगा है। अब प्रेशर कम होगा कहां, बहुत ऊपर जाओ तो ये बहुत ऊपर की बात है। ये जो खंबा लगा है, पेड़ है, उसके आसपास के बीच में जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे म्यू बढ़ रहा है। मतलब यहां से कोई लाइट रे अगर इस आदमी के आंखों में गिरेगा तो ही विल बी एबल टू सी इट। हाँ, तो कोई लाइट रे तो ऐसे आ ही रहा होगा उसके आंखों में, नो डाउट देयर मस्ट बी सम लाइट रे कमिंग लाइक दिस, इसलिए तो इसको ये दिख रहा है। और लाइट रे तो यहां से भी आ रहा होगा, यहां से जब वो इधर आ रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये थोड़ा फिगर को मैं और ऐसे लिख देता हूं, चलो। और μ3 इज मोर देन μ2, प्रेशर इज लेस। ये कहां है, काफी ऊपर है। ये हाल कहां है, यहां पर ये जोन में आप कहोगे प्रेशर इज लेस। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो? आर यू एबल टू फॉलो? यस सर। हाँ, यस सर। अब देखो, अब जब लाइट यहां से आया, इधर आया, इधर भी लाइट आ रहा होगा। अगर इधर लाइट आया तो यू सी दी लाइट इज गोइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, μ2 ज्यादा है, यहाँ पर μ2 ज्यादा है, μ2 इज मोर देन μ1 यहाँ पे, तो ये डेंसर मीडियम से लाइट आ रहा है, डेंसर से रेयर में आ रहा है। तो धीरे 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 एवरी टाइम इट विल बेंड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये क्रिटिकल एंगल में गिरेगा तो फिर यहां से रिफ्लेक्ट करेगा और इसकी आंखों में पहुंचेगा। अब यहां से निकलता हुआ दो रे उसकी आंखों में पहुंच रहे हैं। नोट्स आपको खुद लिखना पड़ेगा, ध्यान रखो। दो रे उसकी आंखों में गिर रहे हैं, क्योंकि बच्चे टायर्ड है ना, मैं नहीं लिख सकता सारा चीज। अब क्या होगा, आदमी को क्या लगने वाला है? आदमी को लगने वाला है कि ये दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। हम पहले भी बताए, अगर कोई रूम अंधेरा है, कोई एलईडी लाइट आपके आंख में गिरेगा, आप बोलोगे उधर है लाइट। अब यहाँ पर दो लाइट गिर रहे हैं, एक इधर से गिर रहा है, एक इधर से गिर रहा है। वो बोलेगा यहाँ पर भी है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मतलब कहां पर, ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर भी है, ऐसे कहेगा, ऐसा है कि नहीं? ये थोड़ा ऐसा है, ठीक, यहाँ पर भी होता हुआ नजर आएगा। नीचे बोलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। और वो जानता है कि जमीन के नीचे तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो बोलता है हाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पर पक्का कुछ पानी वानी है, इसलिए ये दिख रहा है। ये लाइट जैसे गिर रहा है ऐसे दिखाएगा ये, है ना। थोड़ा ये फिगर तो मैं दोबारा ड्रॉ करूँ तो आपको अच्छा लगेगा ध्यान से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी तो हो रहा है। ये चल यस, अब ये ग्राउंड में गिरा, कोई लाइट रे ऐसे आया, डेंसर मीडियम से आ रहा है, ये डेंसर मीडियम से आ रहा है रेयर मीडियम में, तो ये ऐसे आके यहां से रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे भी जा सकता है। अब ये जो लाइट रे है इधर से दिख रहा है, उसके चलते इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कुछ यहां पर है। कहां पर है? इट इज समवेयर हियर। तो इसको दिखेगा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसा जैसा दिख रहा है इधर भी ऐसे ही दिख रहा है। मतलब वो जानता है कि जमीन से तो रिफ्लेक्शन होता नहीं, पक्का यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, उसको लगेगा। सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिराज। दौड़ के आएगा, पानी है, पी लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन दिख रहा था। अब पास में आके देखा खंबा, समझ? ये जो चीज है इसको कहते हैं मिराज। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। दूसरा ऑल्सो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल वो पूछेंगे, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिराज। एक हुआ डेजलिंग डायमंड्स। डायमंड क्यों डेजल करता है? याद रखो, डायमंड की केस में जो क्रिटिकल एंगल होता है ये 24 डिग्री होता है। आप किसी डायमंड को खरीदोगे तो खरीदे नहीं होगे, अगर खरीदोगे तो फिर पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डिपेंडिंग अपॉन द कट्स। कितना कटिंग किया गया, पूरा मान लो क्यूब टाइप का एक डायमंड दे दिया तो कॉस्ट इज वेरी लेस। सेम वॉल्यूम का डायमंड बहुत सारा कॉस्ट है तो कॉस्ट इज वेरी हाई। क्यों? लोग कहते हैं इसको कटिंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट ये है, डायमंड्स को कट करना आसान नहीं है। फिर भी अगर किसी मशीनिंग करके कटिंग कर दिए तो आप कहोगे, अगर ऐसा कटिंग किए
कि बहुत सारे कॉट कर दिए, इसमें बहुत सारे कॉट कर दिए, ऐसा कर दिए, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे 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 करके बहुत सारे कॉट कर दिए, तो आप देखोगे कोई लाइट रे अगर गिरेगा किसी भी एंगल में गिरेगा तो ऑलमोस्ट एवरी केस में उसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, ये मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब जो लाइट अंदर घुसेगा वो आसानी से नहीं निकलेगा, इट विल अंडरगो सेवरल रिफ्लेक्शन करते करते हो सकता है किसी एक सरफेस से निकलेगा, तो यहाँ पर जितने सारे लाइट गिर रहे हैं सब एक तरफ से निकलेंगे तो ये ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ TIR, डेजलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड डजल करता है, व्हाई? बिकॉज इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, एज critical angle is very small, it undergoes several array, getting into it undergoes several TIRs, array going into it undergoes several TIR and finally comes out of one surface, किसी एक सरफेस से निकल के आ जाता है, comes out of one surface। आपको पूछेंगे एग्जाम्पल दो, खाली लिखना डेजलिंग ऑफ डायमंड, मिराज, अगर ये गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ TIR, मिराज, डेजलिंग ऑफ डायमंड। तीसरा जो अक्सर वो लोग पूछ लेते हैं वो ये हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर्स। क्या आप जानते हो कि ये जो इंटरनेट वाले आपको घर में केबल सप्लाई करते हैं उनका केबल चोरी क्यों नहीं होता है? कितना कॉस्टली है, खरीद के देखो तो, पर मीटर कॉस्ट में भी समथिंग लाइक 25 रुपीज, फिर भी चोरी नहीं होता है। क्योंकि अगर उस केबल को आप तोड़ोगे तो देखोगे क्या है मालूम है, ग्लास वूल से बना है, कोई वायर वायर नहीं है, कपड़ वपर कुछ नहीं है उसके अंदर, ग्लास वूल से। चोरी करके लोगे तो कपड़ा सुखाने के काम में आएगा। क्या करते हैं इसमें, कोई एक सिग्नल को हम, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग ए ऑप्टिकल ट्रांसफार्मर। तो कन्वर्ट करने के बाद उस लाइट को इसके अंदर से भेजते हैं, और ये ऐसा एक मटेरियल होता है, ऐसा एक मटेरियल होता है, हम प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा एक मटेरियल होता है, इसमें म्यू का वैल्यू होता है मोर देन √2, मोर देन √2 होने के कारण इसमें क्या होता है कि अगर ये कोई एक ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अंदर आप कोई भी लाइट डालोगे वो लाइट बाहर नहीं जाएगा, और म्यू अगर √2 से ज्यादा हुआ किसी भी एंगल में डालो तो आप देखोगे कि ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसा करके निकल के आ जाएगा। सो दे कन्वर्ट दी डिजिटल सिग्नल इनटू ए लाइट सिग्नल एंड पास इट थ्रू दिस विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर ये वायर कुछ ऐसा शेप का हुआ तो इसमें कोई लाइट डालोगे, ये भी रिफ्लेक्ट करते हुए लाइट को आप इधर से निकाल सकते हो, बेंट वायर के थ्रू से द लाइट विल पास थ्रू। दिस इज द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आप ये देखे होगे, शायद आप देखे होगे कहीं कहीं गिफ्ट शॉप में ऐसा चीजें मिलता है आपको। ये गिफ्ट शॉप में आप देखोगे, सबके नॉलेज में होगा, कोई एक डूम जैसे होता है और इसके अंदर कोई लाइट वगैरह होता है, और यहाँ से बहुत सारे व्हाइट कलर का ऐसे ऐसे थ्रेड्स निकले होते हैं। क्या आप कभी देखे हो ऐसा वाला? और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट का ग्लो करता है, कहीं रेड कहीं येलो, डिपेंडिंग अपन, ये जब ये लाइट घूमता है इधर का जो लाइट होगा ये बेंट में यहाँ पे लाइट आएगा। क्या आप लोग कभी देखे हो ऐसा वाला? देखे है ना, तो यहाँ से लाइट निकल के आता है, यही है ये जो फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। तो इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर यू कैन पास द लाइट थ्रू ए बेंट वायर आल्सो, बेंट फाइबर आल्सो। हाउ? बाय TIR। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ TIR। इसमें क्या होता है बेनिफिट, अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजते तो इसका रेजिस्टेंस के कारण ये दूर जाने से फिर एक बूस्टर लगाना पड़ता,
आपके घर में अगर दूर से कोई केबल वाला सप्लाई दिया है तो एम्पलीफायर लगाएगा, बूस्टर लगाएगा, फिर वो भेजेगा। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर लगा तो अपने घर से सिग्नल भेजा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, सारा एनर्जी रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, पूरा एनर्जी आपके पास पहुंच जाता है। क्या बात समझ में आया? So these are the three examples of total internal reflection। और ये क्लास यहाँ पे खत्म होता है थ्योरी का पार्ट। न्यूमेरिकल हम लोग आपको शेयर कर देंगे और न्यूमेरिकल को आप अरे रुक रे, क्या लड़का है ये लड़का है? ये तो मैं जय हिंद बोलने से पहले मैं जय बोला तो ये हिंद बोल देता है, क्या मालूम भूख लग रहा है कि टॉयलेट। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।